A very good morning to everyone. So today we are going to start revision of chapter 1 history when where and how. So let us start with the topic flow chart first. So modern Indian history, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड अगर करके पढ़ेंगे तो इट वुड बी बेटर. पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल. एक तो जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में. फिर देन देयर इज़ इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल. इंडिया जब कॉलोनियल रूल में थी, क्यों ब्रिटिश पीरियड में इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर वॉज अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स आफ्टर 18th century, when 18th century gets started. So several changes made, like political developments हुए, economic changes आए, social changes, rise of nationalism. फिर देर आर सम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ना चाहें तो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विद द टॉपिक डिफाइन दीज टर्म्स. First is egalitarian. Egalitarian, a person or system following the principle that everyone should have equal rights. इसका मतलब जहाँ यहाँ पे वो पर्सन इन्वॉल्व है, वो सिस्टम इन्वॉल्व है जो कैसा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि सारे लोग इक्वली ट्रीट हो रहे हैं, सबके पास इक्वली राइट्स हैं. नेक्स्ट है एनलाइटेंड. इसका मीनिंग ये हुआ हैविंग और शोइंग अ रैशनल मॉडर्न एंड वेल इन्फॉर्म आउटलुक. इट मीन्स ये हुआ एनलाइटेंड पीरियड कहा था ना, जब जेम्स मिल ने क्या कहा है ब्रिटिश पीरियड को कि एनलाइटेंड पीरियड था. मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सोच कैसी थी? रैशनल थी. वो लोगों की नीड्स, उनकी सिचुएशंस को समझते थे. लेकिन बाकी हिस्टोरियंस ने क्या कहा है कि ब्रिटिश पीरियड एनलाइटेंड नहीं था. वो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम को नहीं समझते थे. उन्होंने उन पीरियड को ना ही तो रैशनल कहा है ना ही मॉडर्न कहा है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हम सीधे मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हम नए मेथड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर हम रेवोल्यूशन का मीनिंग देखते हैं तो इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो मेथड्स चेंज हो गए. किस में? इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एट्सेट्रा. जिसने किसको अफेक्ट किया? भाई जब एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में, और इधर इंडिया में रेवोल्यूशन नहीं आया था इंडस्ट्रीज़ का. यहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्क चल रहा था. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि जब इंडस्ट्रीज़ आई तो उसने लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकल हो या कल्चरल हो. एनवॉय जिसे हम कहते हैं अम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव. तो आप दोनों में से एक मेंशन करोगे अपने एग्ज़ाम में. फरमान, रॉयल डिग्री और ऑर्डर. अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो एन ऑर्डर लगाना मत भूलना. नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स. तो टेरिटरीज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. वो टेरिटरीज जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी उससे हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स. तो वो किसके कंट्रोल में थी? वो रूल्ड होती थी इंडियन रूलर्स से या प्रिंसेस से. सिपॉइज, इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी. जो ब्रिटिश आर्मी में जो ये लोग हायर करते थे इंडियंस को, उनको हम कहते थे सिपॉइज. कैलिको, अ प्लेन वोवन कॉटन टेक्सटाइल. बुलियन, गोल्ड और सिल्वर इन बल्क बिफोर कॉइनिंग. कॉइनिंग होने से पहले जो बुलियन होते थे यानी जो बार्स होते हैं ना, उसको हम कह रहे हैं, जो गोल्ड और सिल्वर के होते थे उसे हम बुलियंस कह रहे हैं. तो बार के उसमें जो थे पेमेंट किया जाता था ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग में. बाद में जो था उन्होंने हाई रेट्स में जब बेचना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इंडिया का सारा ट्रेजर लेकर चले गए वो. लेजिस्लेशन को हम कह रहे हैं क्या? मीनिंग हो गया आपका लॉ. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड डिफाइन. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय अनस्क्रैम्बलिंग द आंसर्स गिवन इन ब्रैकेट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियन हु डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. किसने डिवाइड किया है? वो कौन थे इन हिस्टोरियन? जेम्स मिल. हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया है. अ कंट्री विच रूल्स अनदर कंट्री फॉर इट्स ओन इकोनॉमिक बेनिफिट. जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट डिराइव करने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी पैसा कमाने के लिए, उसे हम कहते हैं इम्पीरियलिस्ट कंट्री. राइट. नेक्स्ट है आपका डीप लव फॉर वंस मदरलैंड. किसी का लव अपनी मदरलैंड के लिए होना, उसे हम कह रहे हैं नेशनलिज्म. अ कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस. जहाँ पे ब्रिटिश सारा अपना कलेक्शन रखते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, उसे हम कहते थे अर्काइव्स. आर्चीव्स नहीं है बेटा, इट इज़ अर्काइव्स. फाउंडर ऑफ इंडियाज़ अर्लीस्ट न्यूज़पेपर. कौन थे वो पर्सन? ही वॉज राजा राम मोहन रॉय.
सेकेंड कैटेगरी है गिव वन रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको हर स्टेटमेंट का एक रीज़न देना है। तो इट कैन कम इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, गिव वन वर्ड, एनीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज फ्लॉड। क्या जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया है इंडियन हिस्ट्री का, क्या वो पीरियड जो वो डिवीजन था क्या वो फ्लॉड है? तो यस इसका आंसर है। तो लेट अस सी द रीज़न। बिकॉज इट इग्नोर्ड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो इंडियन सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, इकोनॉमी थी, कल्चर था, उन सबको टोटली इग्नोर किया है। इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश पीरियड को ही क्या किया है, हाईलाइटेड किया है। क्वेश्चन सेकेंड, ब्रिटेन नीडेड टू कॉलोनाइज वास्ट टेरिटरीज। क्या ब्रिटेन को नीड थी कि वो अपनी टेरिटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइज करे? उसका रीज़न था येस दे वांटेड टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इट सेल्फ। इट को आप कट कर देना, दैट इज़ एक्स्ट्रा। इट को मैंने कट कर दिया है, आप भी कर लेना बेटा। तो मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इट सेल्फ बाई एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या करना चाहते थे, बेनिफिट डिराइव करना चाहते थे, बट कैसे? दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। थर्ड क्वेश्चन इज़ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इंडिया। जो ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी उसका क्या रीज़न था? क्यों? वो बाहर से भी हायर कर सकते थे, अपनी कंट्री से भी लोगों को बुला सकते थे, बट अगर वो बाहर से बुलाते उनको हाई सैलरीज देनी पड़ती। दैट्स वाई व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू रन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्लर्क हो गया, ऑफिस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन 4, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स केप्ट रिकॉर्ड्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो क्या करते थे, अपने सारे रिकॉर्ड्स को अटैच करके रखते थे। क्यों करते थे? वाई? क्योंकि उनको ऐसा मानना था उनका, बिकॉज दे बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी एंड डिसीजन हैड टू बी रिटर्न एंड रिकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी। उनको लगता था कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस पास हो रहे हैं, प्लान पॉलिसीज़ निकल रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो सब रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए एज ए रिकॉर्ड के लिए, फॉर गाइडिंग इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, देन दीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विल हेल्प आउट। क्वेश्चन 5, फोटोग्राफ्स आर इनवैल्यूएबल सोर्स फॉर स्टडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो फोटोग्राफ्स होते हैं ये हमारे लिए इनवैल्यूएबल सोर्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। बिकॉज क्यों है? इसका रीज़न है बिकॉज दे कैप्चर हिस्टोरिकल मोमेंट्स। क्योंकि ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स को कैप्चर कर लेते थे और हमें एक नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता था। ऐसे कई सारे पिक्चर्स आपके बुक में हैं, अगर वो पिक्चर्स ना हो तो आपको उतना चैप्टर क्लियरली समझ में नहीं आता है, और जब हम उन पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें चैप्टर और क्या होता है, परफेक्टली समझ में आने लगता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस। विच ग्रुप्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। वो कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल था जो इंडिया में आया था एज ए ट्रेडर्स, सिर्फ वर्क करने आए थे, एज ए बिजनेसमैन आए थे? कब? जब 18th सेंचुरी की बिगनिंग हुई, तो थे वो इंग्लिश ग्रुप्स, इंग्लिश ट्रेडर्स। तो उसका आंसर हो गया अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स। हु सपोर्टेड जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो एंग्लिसिस्ट ने सपोर्ट किया है। इसका पूरा नेम तो सिर्फ एंग्लिसिस्ट है। अगर ये वन वर्ड में आता है, फिलअप्स में आता है, तो आप एंग्लिसिस्ट मेंशन करोगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ EEIC। आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लिखेंगे, आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। क्वेश्चन 4, विच रॉ मटेरियल्स डिड इंडिया सेल टू द ब्रिटिश आफ्टर इट बिकेम अ फुल फ्लैश ब्रिटिश कॉलोनी। वो कौन से रॉ मटेरियल्स थे जो इंडिया ने जब इंडिया फुल फ्लैश कॉलोनी बन गई ब्रिटिश के लिए, तो उसने वो सेल करना स्टार्ट किए थे? तो वो थे आपके जूट, कॉटन। ये कहाँ जाते थे? आपके इंग्लैंड जाते थे, राइट। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द बुक नेम ऑफ द बुक रिटन बाय ताराबाई शिंदे। तो कौन सी बुक थी जो उन्होंने लिखी थी? इट वॉज स्त्री पुरुष तुलना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ।
व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कॉलोनी एंड द इम्पीरियलिस्ट कंट्री, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? देखो, द कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड कॉलोनी। जैसे इंडिया जो दूसरी कंट्री से रूल हो रही थी उसको हम कह रहे हैं कॉलोनी, इंडिया इज़ अ कॉलोनी, वाइल द कंट्री दैट रूल्स इज़ कॉल्ड द इम्पीरियलिस्ट कंट्री। लेकिन जो कंट्री रूल कर रही थी, जैसे इंग्लैंड कर रही थी तो उसे, या ब्रिटेन कर रही थी तो उसे हम कह रहे हैं इम्पेरियलिस्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश ट्रेडर्स बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिश जब यहाँ पर आए थे तो वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, लेकिन बाद में वो इंडिया के रूलर्स कैसे बन गए? तो अभी हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने वॉर पढ़ी थी, हमने ट्रीटीज़ पढ़ी थी, हमने अनेक्सेशन जैसे वर्ड्स पढ़े थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अनेक्स कर लिया था, साइन कराई थी ट्रीटीज़ रूलर्स के साथ। तो उस तरीके से ये क्या बन गए, ट्रेडर्स से रूलर्स बन के बैठ गए इंडिया के। द ब्रिटिश हैड इनिशियली कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स फॉर देयर गुड्स एंड टू कंडक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड इन स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क। देखो, बेसिकली ये ट्रेड के लिए आए थे, ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते थे स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क के लिए। दूसरा, ये नए मार्केट्स भी सर्च कर रहे थे अपने गुड्स के लिए, उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए था और अपने गुड्स को सेल भी करना चाहते थे। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, अनेक्सेशन और साइनिंग ट्रीटीज़ करा करके ये यहाँ पे क्या बन गए, पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने पूरा स्प्रेड कर लिया। जैसे अगर हम मैसूर वॉर पढ़ते हैं तो हमने उसमें क्या देखा था, टीपू सुल्तान के साथ जो उनकी वॉर हुई, हैदर अली के साथ जो वॉर हुई, उसमें उनको स्पाइसेस का वॉर करना था ना, लेकिन वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, वॉर वो हार गए थे। चलो यहाँ पे वापस आते हैं इस टॉपिक पर। हाउ डिड इंडिया बिकम डी इंडस्ट्रियलाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस पीरियड में इंडिया जो थी ये डी इंडस्ट्रियलाइज कैसे हो गई, यानी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन कैसे हो गई। प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली इन इंग्लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ आ गई थी तो यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, उनके मेथड्स चेंज हो गए टोटली। तो वहाँ पर क्या आ गए, मशीन मेड गुड्स आ गए। लेकिन इंडिया में अभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, यहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्क चल रहा था। तो यहाँ की मार्केट कैसी थी कंपैरिजन में, यहाँ का मार्केट स्लो था, हैंडमेड गुड्स थे। तो जब वहाँ के गुड्स यहाँ पर आए तो उनकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स थे और वो चीपर भी थे। तो आई होप आपने डिफरेंस समझ लिया है कि मशीन मेड गुड्स और हैंडमेड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली इन इंग्लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड नाउ दे नीडेड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। The machine-made goods were in better quality and cheaper than handmade Indian goods, so their demand increased in India. This led to the de-industrialization of traditional industries, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई क्योंकि यहाँ मशीन मेड गुड्स आ गए थे। क्वेश्चन 4, गिव ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द सोशल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, लॉज होते हैं, इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश ने जब यहाँ पर कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस देखी जो फॉलो हो रही थी हमारी सोसाइटी में, तो उनको सोशल एविल्स को रिमूव करने के लिए उन्होंने कई सारे लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस करे, यानी लॉज इंट्रोड्यूस करे। तो डायरेक्ट लॉज पढ़ लेते हैं। सती जैसी प्रैक्टिस को उन्होंने बैन किया था, तो हो गया बैंड सती। एनकरेज्ड विडो रीमैरिज, यानी जो गर्ल्स विडो हो जाती थी तो उनकी सेकंड मैरिज के लिए उन्होंने एनकरेजमेंट दिया। प्रिवेंटेड चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसकी एज को भी रेज़ किया, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की है। रेगुलेटेड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और जो गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था उसके लिए भी उन्होंने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस की बात रखी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन द फिल्म्स मेड ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जो एक नोट लिखना है आपको कि जो फिल्म्स बनाई गई थी मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, टॉपिक है आपका फिल्म्स। तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स उस समय बहुत हेल्प करती थी इस पीरियड को स्टडी करने में, जो हमें नॉर्मली नहीं दिखता था वो हम फिल्म्स के थ्रू देख पाते थे। तो सीधे फिल्म देख लेते हैं कौन सी हैं। फिल्म गांधी देखते हैं अगर, तो हमें उसमें गांधी जी की विज़िट, जो उनकी मैनचेस्टर के लिए विज़िट थी जिसमें ब्लैक एंड वाइट को लेकर के जो था उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो उसके ऊपर एक मूवी है। लेकिन वहाँ पर गांधी जी की रियल आपको लाइफ भी दिखती है। फिर एक फिल्म थी अछूत कन्या, जो एक कमर्शियल सक्सेस थी। और लास्ट आपकी पाथेर पंचाली, जो बंगाल के फेमाइन और रूरल लाइफ को डिपिक्ट करती है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक। जो आंसर द फॉलोइंग डिटेल्स है यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम ऐप। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।